में जंग की आग लगाने वालों का यही अंजाम होता है। हमारा देश जो है हमेशा विचारों की लड़ाई करने का देश रहा है। बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि स्टेज इज एन एरिना फॉर द फाइटिंग ऑफ आइडियाज। हमेशा जीवन की प्रवृत्तियां, नए विचार वो आके स्टेज के ऊपर टकराती रही हैं, वही स्टेज को जीवन देती रही। ए मेरी जोहरा ज़बीं, ये बेहद पॉपुलर गाना सुनते ही बलराज साहनी की दिलकश शोखी भरी अदायगी भी याद आती है। तुझ पे कुर्बान मेरी जान। गांधी जी की तरफ देखिए, उन्होंने भी वही अपनी ट्रेडिशन, जो पुरानी ट्रेडिशन थी, जिस ट्रेडिशन के आधार पर उन्होंने सिर्फ चंद एक लोगों को क्रांतिकारी नहीं बनाया बल्कि समूह जनता को क्रांतिकारी बनाया। दोस्तों नमस्कार। तरक्की पसंद तहरीक का कारवां श्रृंखला की इस कड़ी में पेश है जन कलाकार बलराज साहनी पर डॉक्यूमेंट्री। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखी है लेखक पत्रकार जाहिद खान ने। पेश है बलराज साहनी एक जन प्रतिबद्ध कलाकार, हिंदी पंजाबी के महत्वपूर्ण लेखक और संस्कृत कर्मी थे, जिन्होंने अपने कामों से भारतीय लेखन, कला और सिनेमा को एक साथ आबाद किया। उनके जैसे कलाकार विरले ही पैदा होते हैं। हर फिल्म में एक बेटे होने के नाते तो उनको पर्दे पर देख के एक जो जज्बात अंदर से पैदा होते हैं वो तो अलग बात है। किसी भी रोल में मुझे हर रोल में पसंद आए, हर किरदार से मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अविभाजित भारत के रावलपिंडी में 1 मई 1913 को एक रूढ़िवादी परिवार में बलराज साहनी का जन्म हुआ था। उनकी शुरुआती तालीम गुरुकुल में हुई, जहां पर उन्होंने हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई की। आला तालीम के वास्ते वे लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचे और यहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। बचपन से ही बलराज साहनी को अदाकारी और लेखन दोनों में ही समान तौर पर दिलचस्पी थी। कॉलेज में तालीम के दौरान उन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया तो अंग्रेजी जबान में कविताएं भी लिखीं। कॉलेज की पत्रिका रावी में उनकी कई रचनाएं उस दौर में प्रकाशित हुईं। 1931 में जब सरदार भगत सिंह को फांसी हुई तो बलराज साहनी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक दिल को छू लेने वाली कविता लिखी थी। साल 1936 में बलराज साहनी की पहली कहानी शहजादों का ड्रिंक उस वक्त की हिंदी की मशहूर पत्रिका विशाल भारत में छपी। उस वक्त उनकी उम्र महज 23 साल थी। इसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। विशाल भारत के अलावा उस दौर की चर्चित पत्रिकाओं जैसे हंस, अदब लतीफ़ आदि में भी उनकी कहानियां नियमित तौर पर प्रकाशित होने लगी। गैर जज्बाती डायरी और फिल्मी सरगुजश्त संग्रह की उनकी अनेक रचनाएं नई कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसके संपादक उनके छोटे भाई भीष्म साहनी थे। बलराज साहनी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लाहौर में कुछ दिन पत्रकारिता भी की, लेकिन यहाँ उनका मन नहीं रमा। अपने पिता का बिजनेस संभालने की बजाय वो एक दिन पहुंचे रविंद्रनाथ टैगोर के पास और शांति निकेतन में पढ़ाने लगे, जहां उन्होंने 2 साल तक हिंदी का अध्यापन किया। हिंदी विभाग में उस समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके अध्यक्ष थे। उन्हीं के साथ वे मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, निराला और हिंदी साहित्य के तमाम महारथियों से मिले और उनके विचारों से परिचित हुए। अध्यापन बलराज साहनी की आखिरी मंजिल नहीं थी। उनकी आंतरिक बेचैनी उन्हें महात्मा गांधी के वर्धा स्थित आश्रम सेवाग्राम तक ले गई। कुछ समय बाद शांति निकेतन छोड़ गांधी जी के साथ हो लिए, जहां उन्होंने नई तालीम में सहायक संपादक की जिम्मेदारी संभाली, मगर यहाँ भी वे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे और फिर एक दिन वहां से भी निकल पड़े लंदन की ओर। बीबीसी लंदन के अंग्रेज डायरेक्टर जनरल लायनल फील्डन महात्मा गांधी से मिलने उनके आश्रम पहुंचे तो बलराज साहनी की काबिलियत से बेहद मुतासिर हुए। लायनल फील्डन ने उनके सामने बीबीसी की नौकरी की पेशकश रखी।
जिसे उन्होंने फौरन मंजूर कर लिया। हालांकि कहा तो ये जाता है कि उनके माँ पिता ने कई तरह से उनसे मिन्नतें की कि वहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन बलराज साहनी साहब नहीं माने। BBC लंदन में बलराज साहनी ने साल 1940 से लेकर 1944 तक हिंदी रेडियो के अनाउंसर के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने खूब भारतीय साहित्य पढ़ा, कुछ रेडियो नाटक और रिपोर्टाज भी लिखे। फिल्मी दुनिया में भी और नाटक की दुनिया में भी देखता हूँ, 3 तरह के दृष्टिकोण अक्सर देखने में आते हैं। एक, कोई नई चीज करके दिखाने का शौक। दूसरी है कि किसी न किसी तरीके से मनोरंजन किया जाए और किसी लिहाज से किसी थोड़ा बहुत जनता को दे सकें। दोस्तों, उस समय बलराज साहनी साहब के बेटे परीख साहनी की जो उम्र मैं 6 माह थी और उस 6 महीने के बच्चे को छोड़ करके लंदन चले गए थे। बलराज साहनी ने लंदन से बहुत कुछ सीखा। उस वक्त दुनिया में दूसरी आलमी जंग छिड़ी हुई थी। रेडियो की नौकरी ने उन्हें तमाम तजर्बात सिखाए। यही नहीं, मार्क्सवाद की शुरुआती तालीम भी उन्हें वहीं हासिल हुई। बलराज साहनी आहिस्ता आहिस्ता वैज्ञानिक समाजवाद की ओर आकृष्ट हुए। उन्होंने थिएटर और सोवियत फिल्में देखीं। मार्क्स और लेनिन की मूल किताबों से उनका साबका पड़ा। मार्क्सवाद लेनिनवाद को उन्होंने एक वैचारिक रोशनी के तौर पर तस्लीम किया। BBC की नौकरी के दौरान ही वे ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। बलराज साहनी खुद कहा करते थे, टैगोर, गांधी, मार्क्स, लेनिन और स्तानिस्लावस्की मेरे गुरु हैं। मार्क्सवादी विचारधारा से एक बार उन्होंने जो नाता जोड़ा तो अपनी जिंदगी के आखिर तक इसका साथ निभाया। लंदन में कुछ साल गुजारने के बाद बलराज साहनी भारत आ गए। यहाँ आते ही बलराज साहनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। साहनी साहब एक क्रिएटिव इंसान थे और उनकी जिंदगी का मकसद एकदम स्पष्ट था। सांस्कृतिक कार्यों के जरिए ही वे देश की आज़ादी में अपना योगदान देना चाहते थे। देश में नवजागरण के लिए एक अंग बनना चाहते थे। यही वजह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सांस्कृतिक संगठन प्रगतिशील लेखक संघ और भारतीय जननाट्य संघ दोनों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। इप्टा में उन्होंने अवैतनिक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर काम भी किया। वो वैसे भी रेवोल्यूशनरी लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट, तो उनका सबसे ज्यादा प्यार मेहनतकश लोगों के साथ, वर्कर्स के साथ, किसानों के साथ। इप्टा में बलराज साहनी की शुरुआत ड्रामे के डायरेक्शन से हुई। ख्वाजा अहमद अब्बास ने जब अपने नाटक जुबैदा के डायरेक्शन की जिम्मेदारी इप्टा में नए नए आए बलराज साहनी को सौंपी तो सभी को एकदम ताज्जुब हुआ। अब्बास ने पहले ही नज़र में उनकी काबिलियत को पहचान लिया था। बहरहाल बलराज साहनी ने उन्हें निराश भी नहीं किया। नाटक बेहद कामयाब हुआ। जुबैदा की कामयाबी के साथ बलराज साहनी इप्टा के अहम तरीन मेंबर हो गए। जुबैदा में निर्देशन के साथ साथ बलराज साहनी ने उसमें अभिनय भी किया था। नाटक में जो रोल उन्होंने किया उससे पहले चेतन आनंद निभाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी तबीयत खराब होने की वजह से मजबूरी में यह रोल बलराज साहनी को करना पड़ा। बलराज साहनी के अलावा इस नाटक में देवानंद, भीष्म साहनी, अजरा मुमताज़, रशीद खान और ख्वाजा अहमद अब्बास ने भी भूमिका निभाई थी। ये वो दौर था जब इप्टा से देश भर के बड़े बड़े कलाकार, लेखक, निर्देशक और संस्कृत कर्मी जुड़े हुए थे। इप्टा का आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका था। राजनीतिक सामाजिक प्रतिबद्धता से परिपूर्ण इस नाट्य आंदोलन का एक ही मकसद था, देश की आज़ादी। बलराज साहनी ने अपने आप को जैसे पूरी तरह से इसके लिए झोंक दिया था। तरक्की पसंद तहरीक में बलराज साहनी एक बहुआयामी शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। उनकी शख्सियत नाट्य लेखन से लेकर नाट्य निर्देशन और
फिल्म में अपने अमिट छाप छोड़ने वाले अभिनय के लिए हरदम याद की जाएगी। प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन में उनकी एक बहुत महती भूमिका उसी प्रकार रही है जैसे एक जमाने में विनय राय, अन्ना भाऊ साठे, कृष्णचंद्र, सज्जाद जहीर सबके अपने अपने अलग क्षेत्र थे और उन्हीं क्षेत्रों में सब लोग अपना काम कर रहे थे। बलराज साहनी का जीवन अगर हम देखें और उनके नाट्य कर्म को, उनके रंग कर्मों को और उनके अभिनय कला की दक्षता को आज भी फिल्मी इतिहास में, भारतीय फिल्मी इतिहास में वे एक मील का पत्थर है। सभी लोगों की ये मान्यता है कि 50 से 60, सन 1950 से लेकर 70-80 के दशक तक हिंदी फिल्मों का जो यथार्थवादी रुझान और जो जन पक्षधर, जनता की समस्याओं को उठाने वाला जो रुझान था, उसमें बलराज साहनी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उनके अभिनय की बहुत बड़ी क्षमता से लोग प्रभावित रहे और आज भी उनको उसी रूप में 2 बीघा जमीन, गरम हवा, धरती के लाल आदि प्रमुख फिल्मों से उनको याद किया जाता है। एक दौर ऐसा भी आया जब बलराज साहनी इप्टा में नेतृत्वकारी भूमिका में आ गए। इप्टा की मुंबई शाखा के महासचिव की जिम्मेदारी उन्हें मिली। इस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ निभाया। बलराज साहनी ने नए लोगों को इप्टा और उसकी विचारधारा से जोड़ा। लोक शायर अन्ना भाऊ साठे, पोवाड़ा गायक गावनकर और अमर शेख आदि बलराज साहनी की खोज थे। बलराज साहनी ने न सिर्फ इन सब की प्रतिभा पहचानी बल्कि उन्हें इप्टा में एक नया मंच भी प्रदान किया, वैचारिक तौर पर उन्हें प्रशिक्षित किया। बलराज साहनी ने इप्टा में अभिनय निर्देशन के साथ साथ जादू की कुर्सी, क्या ये सच है बापू जैसे विचारोत्तेजक नाटक भी लिखे। जादू की कुर्सी राजनीतिक व्यंग्य था जिसमें आज़ाद भारत की पहली सरकार की नीतियों का मजाक उड़ाया गया था। नाटक उम्मीद से कहीं ज़्यादा कामयाब हुआ। अलबत्ता बाद में बलराज साहनी को अपने इस नाटक के लिए अफसोस भी हुआ। अगर आज ये नाटक लिखा गया होता तो साथियों क्या कुछ हो सकता था, इसकी कल्पना आप भी कर सकते हैं। अपनी किताब बलराज साहनी पर बलराज साहनी एक आत्मकथा में उन्होंने ये बात खुले दिल से तस्लीम की है। मैं विचार से भी बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूं कि मुझ जैसे मामूली आदमी ने नेहरू जैसे महान विद्वान का मजाक उड़ाने की जुर्रत की थी। अपनी सियासी सरगर्मियों और वामपंथी विचारधारा के चलते बलराज साहनी को कई मर्तबा जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा से कभी कोई समझौता नहीं किया। हालांकि वे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड धारक मेंबर नहीं बने थे, लेकिन पीसी जोशी की नज़र में बलराज साहनी अपनी जिंदगी के आखिर तक एक अपरिभाषित किस्म के कम्युनिस्ट बने रहे। इप्टा ने जब अपनी पहली फिल्म धरती के लाल बनाने का फैसला किया तो बलराज साहनी को उसमें एक अहम किरदार के लिए चुना गया। इस फिल्म में अदाकारी करने के साथ साथ उन्होंने सहायक निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाली। वो जब डायलॉग बोलते थे तो ऐसा लगता था कि यही सही है। Commented a person when I asked him what he thought about Balraj as an actor. धरती के लाल साल 1943 में बंगाल के अंदर पड़े भयंकर अकाल के पसमंजर पर थी। ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बलराज साहनी ने किसान का रोल किया। जीनियस डायरेक्टर विमल रॉय की 2 बीघा जमीन बलराज साहनी की एक और मील का पत्थर फिल्म थी। अचानक मेरे पेट में बड़ा दर्द होने लगा। आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। धरती के लाल में निरंजन और 2 बीघा जमीन में शंभू महतो के किरदार में उन्होंने जैसे
अपनी पूरी जान ही फूंक दी थी। दोनों ही फिल्मों में किसानों की समस्याओं, उनके शोषण और उत्पीड़न के सवालों को बड़े ही संवेदनशीलता और ईमानदारी से उठाया गया था। ये फिल्में हमारे ग्रामीण समाज की ज्वलंत तस्वीरें हैं। इन फिल्मों में शानदार अदाकारी के बावजूद बलराज साहनी को भले ही कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन 2 बीघा ज़मीन को साल 1954 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार के अलावा पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। धरती के लाल, 2 बीघा ज़मीन हो या फिर गर्म हवा, बलराज साहनी अपनी इन फिल्मों में इसलिए कमाल कर सके कि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता इन किरदारों की प्रति थी। बलराज साहनी भारतीय सिनेमा के एक ऐसे बेजोड़ एक्टर जिनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। फरमाइए। मैं पूछने आया था, मेरे कर्ज का क्या फैसला किया आपने? पिछला जमाना होता मिर्जा जी तो इतना कर्ज मैं अपनी जिम्मेदारी पे दे देता, लेकिन हमारे दरमियान जमाना कैसे आ गया? आज़ादी के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब इप्टा की गतिविधियों में कुछ शिथिलता आ गई, वैचारिक मतभेद गहराए। ऐसे माहौल में बलराज साहनी थोड़े अरसे तक इप्टा से दूर रहे, मगर नाटक से उन्होंने नाता नहीं तोड़ा। अपने कुछ दोस्तों के साथ बलराज साहनी ने एक अव्यावसायिक ड्रामा ग्रुप जुहू आर्ट थिएटर बनाया। इस ड्रामा ग्रुप से उन्होंने कुछ नाटक किए, लेकिन जैसे ही इप्टा के पुनर्गठन की तैयारियां शुरू हुई, वे इस काम में सबसे आगे थे। पर 1943 में बीबीसी लंदन से वापस आने के बाद उनके वो मुंबई आए और वो अभिनय के क्षेत्र में और नाटक के क्षेत्र में काम करना चाहते थे, और उनको बड़ा ये महसूस वो करते थे कि वो जरूर इसमें बहुत सफल होंगे। पर मुंबई की फिल्मी दुनिया को उन्होंने तमाशे की दुनिया शब्द दिया है कि ये तमाशे की दुनिया है, जहां लोगों को, जो हम उनके जैसे लोगों को मजदूर ही हरदम समझा जाता है, और किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है फिल्मी दुनिया में। ये उनकी आत्मकथा से हम जान सकते हैं कि फिल्मी दुनिया कितनी निर्मम और कठोर है। पर जब वो रावलपिंडी से, जब वो लंदन से बम्बई आए, तो उन्होंने एक दिन अखबार में पीपुल्स थिएटर का विज्ञापन देखा, और वो उस बात से उन्होंने इतना प्रभावित हुए कि वो पीपुल्स थिएटर को देखने गए, और वहीं से उन्होंने इप्टा को ज्वाइन किया। इंडियन पीपुल्स थिएट्रिकल एसोसिएशन के वो सदस्य बने, और वो आजीवन उसके साथ संबद्ध रहे। इप्टा के अंदर उन्होंने नाटकों का निर्देशन किया, और अपने अभिनय की बारीकी को उन्होंने, और निर्देशन की बारीकी को उन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ और यथार्थवादी तरीके से उन्होंने उसको रूपायित किया और उसको निखारा उन्होंने। और यहीं से उनका जो गांधीवाद पर विश्वास था, उससे वो मार्क्सवाद की ओर आकर्षित होते हैं, और उस मार्क्सवाद को उन्होंने आज की क्रांतिकारी विचारधारा माना, और ये माना कि ये समाज की समस्याएं और मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने का ज्यादा बेहतर ये विचारधारा है, और उसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं। और इसी कारण उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में यथार्थवाद के बारे में वो पढ़ चुके थे, तो यथार्थवाद और मार्क्सवाद को उन्होंने किस तरह अपने अभिनय में जज्ब किया है, किस तरह उन्होंने उसको मनुष्य की चेतना को, उसकी परिस्थितियों को अपने अभिनय में सजीव रूप से दिखाया है, इसके लिए वो बराबर हमारे लिए बहुत ही एक युग पुरुष की तरह हमारे सामने आते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है इस बात को, यद्यपि गांधी पर उनकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई, पर उन्होंने ये माना कि गांधीवाद हिंदुस्तान की जो हालत है उसमें जो है मनुष्य की समस्याओं को उस तरह दूर नहीं कर सकता जिस तरह मार्क्सवाद जो है उन समस्याओं को समझने और उसमें
आगे बढ़ने के लिए लोगों, और इसीलिए वो मजदूर फिल्म की उन्होंने बहुत तारीफ की है जो नितिन बोस ने बनाई थी। बलराज साहनी का पहला प्यार नाटक था। नाटक को इस सामाजिक बदलाव का एक बड़ा साधन मानते थे। परिवार की आर्थिक परेशानियों के चलते उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। अभिनय से पहले बलराज साहनी ने अलग अलग काम किए। फिल्म डिवीज़न की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में कमेंट्री, विदेशी फिल्मों में डबिंग की। हिंदी फिल्मों के महान निर्देशक गुरुदत्त की फिल्म बाजी की पटकथा लिखी। एक फिल्म लाल बत्ती का निर्देशन किया। दीगर विधाओं की तरह वे फिल्मों में भी कामयाब साबित हुई। एक बूंद के प्यासे हम तेरी, एक बूंद के प्यासे हम। तुम समझती हो मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। तुम दोनों भाई बहन किस बात में कम? तुम दोनों मिलकर इस घर को नहीं, सारे शहर को नीलाम कर सकते हो। अपने 25 साल के फिल्मी करियर में बलराज साहनी ने 125 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी की, जिसमें कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें उनकी अदाकारी को भुलाया नहीं जा सकता। धरती के लाल, 2 बीघा ज़मीन, काबुलीवाला, गरम हवा, गरम कोट, सीमा, हलचल, हकीकत, अनुराधा, हीरा मोती और सोने की चिड़िया बलराज साहनी की काबिल गौर फिल्में हैं। वैसे तो बलराज साहनी पर काफ़ी कुछ सोचा गया है, लेकिन मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत अनुरोध और अनुभव की बात है, उसमें यह है कि जब फिल्म इंस्टीट्यूट के दिनों में हम पढ़ाने जाते थे तो एक बार MS सत्यू पर एक फिल्म बनी थी, वो वहाँ पर प्रीमियर किया जा रहा था। फिर रात में हम लोग खाने पर एक साथ बैठे तो उन्होंने काफ़ी कुछ गर्म हवा की शूटिंग के दिनों की बातें बताई MS सत्यू ने। बलराज साहनी को लेके वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी, लेकिन उस बातचीत में कोई खास जानकारी उनके व्यक्तित्व के बारे में नहीं मिली। अक्सर यही बात होती थी कि शूटिंग कैसे करते थे, भीड़ आ जाती थी होटल में तो वो लोग फिर उसको जिधर शूटिंग होती थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बता देते थे, भीड़ उधर जाती थी, शूटिंग ये लोग करके रात में लौटते थे। या मान लीजिए जो वो ईटा आके बलराज साहनी के सिर पे लगने वाला था तो वो एक ब्रेड था, ब्रेड को ईटे का रूप दिया गया था। आदि आदि कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अगर गौर से देखते हैं तो उनके काम में 2 दृष्टियों का एक मिलन मुझे दिखता है। वो ये है कि एक तो इप्टा से जुड़ाव और उसके भी पहले शांति निकेतन में उनका होना। शांति निकेतन में होने से जो पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे परिवेश में गुरुदेव की दृष्टि, रविन्द्रनाथ की दृष्टि हमेशा व्यक्ति आत्मसात कर रहा होता है। इसमें कोई विभाजन नहीं है व्यक्ति और व्यक्ति का, और एक संपूर्ण दृष्टि लेके वो चलता है। ये दृष्टि, और जब इप्टा में वो ज्वाइन किए तो वहां पर भी भेदभाव की दृष्टि का न होना, ये दोनों साथ चलता रहा, लेकिन दोनों का फ्लेवर अलग अलग रहा। ये उनके काम में भी दिखता है, उनके लेखन में भी दिखता है। और मुझे अपनी बात, ये पहला मैंने कहा अनुरोध, जो MS सत्यू वाली मैंने बात बताई, और अनुभव वाली बात मुझे बिल्कुल सही तब लगी जब देवानंद की ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि चेतन आनंद और बलराज साहनी ये लोग जब प्ले करते थे बॉम्बे में, तो उसमें प्ले का जो कंटेंट होता था और कंटेंट की उन लोगों की अपनी जो व्याख्या होती थी वो कैसी होती थी। तो मुझे लगता है कि वो जो व्याख्या होती थी, उनका जो इंटरप्रिटेशन होता था, उसमें बलराज साहनी की जो दृष्टि थी उसमें 2 प्रकार की दृष्टियों का समन्वय हो चुका था, जो उन्हें हेल्प करता था चीजों को देखने में, व्यक्तियों को देखने में, दुनिया को देखने में, और शायद अपने आप को भी देखने में। ऐसा मुझे लगता है। दुनिया में जंग की आग लगाने वालों का यही अंजाम होता है। जो भी रोल उन्होंने किया, फिल्म कैसी भी क्यों ना हो, वो अपने रोल की तरफ पूरा ध्यान देते थे, तवज्जो करते थे और उसको बड़ी ईमानदारी के साथ करते थे। फिर वो खुद हिंदुस्तान के प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन के इतिहास में बलराज साहनी सबसे विश्वसनीय नाम है। बलराज साहनी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने सिनेमा के महत्व को समझा और जमकर हिंदुस्तानी सिनेमा में काम किया। उनकी ज़्यादातर फिल्में वे हैं
जो प्रगतिशील आंदोलन के प्रभाव से बनी हैं या सीधे सीधे जिन्हें प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने बनाया, जैसे कि धरती के लाल जिसके डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास, 2 बीघा जमीन जिसके डायरेक्टर बिमल रॉय, और गरम हवा जो कि उनकी सबसे आखिरी फिल्म है जिसके डायरेक्टर अहमद सथ्यू। ये तीनों ही लोग प्रोग्रेसिव मूवमेंट के लोग हैं। बलराज साहनी ने अपने भूमिकाओं के जरिए जिन फिल्मों का उन्होंने चुनाव किया, उन फिल्मों में अपने रोलों के जरिए, अपने कैरेक्टर्स के जरिए एक आम समझदार आदमी की छवि को बहुत विश्वसनीय तरीके से अभिनीत किया। गरम हवा तो उनकी सबसे आखिरी फिल्म है और शायद सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म भी, लेकिन जिस पैशन के साथ उन्होंने धरती के लाल और 2 बीघा जमीन में काम किया वो काबिले तारीफ है। आप सब जानते हैं कि 2 बीघा जमीन के लिए रिक्शे वाले के करैक्टर को अपने आप में उतारने के लिए वे कई दिनों कलकत्ता में हाथ चलाने वाले रिक्शे वालों के पास रहे। बहुत सूक्ष्मता से उनकी भंगिमाओं को नोट करते रहे और अपने अभिनय में उतारा। बलराज साहनी जैसा इम्प्रेसिव आदमी अगर किसी आंदोलन के साथ होगा तो उस आंदोलन की लौ जरूर जलती रहेगी। तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े कलाकार, लेखक, निर्देशकों ने जब भी कोई फिल्म बनाई उनकी पहली पसंद बलराज साहनी ही होते थे। मुझे घर से निकाल दीजिए, लेकिन भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए। मुझे रेनू से अलग मत कीजिए, मुझे अपनी बच्ची से अलग मत कीजिए। रेनू उधर कहाँ जा रही है? इधर मत। रेनू मेरी बच्ची। खबरदार जब इस घर में कदम भी रखा। छोड़िए। गरम हवा जो फिल्म है उसके बारे में खुद अहमद सथ्यू ने कहा है, एकाधिक बार कहा है कि ये बेसिकली मेरी फिल्म नहीं है, ये फिल्म तो बलराज साहनी की है, ये फिल्म तो PWA की है। और ये बात सही भी है कि गरम हवा पूरी तरीके से आगरा इप्टा की फिल्म है और उस पूरे तरह में एक बड़ा हिस्सा बलराज साहनी का है, जो न सिर्फ अपनी एक्टिंग के जरिए बल्कि फिल्म के हर पक्ष को संभालते रहे और वो एक बहुत बड़ा शाहकार बनी। मुझे लगता है कि बलराज साहनी के गुजरे बिना हिंदुस्तान का जो तरक्की पसंद तहरीक का जो कारवां है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। हमें बार बार इन फिल्मों से गुजरना चाहिए, उन लोगों को भी गुजरना चाहिए जो इस तरह के आंदोलन को दोबारा से जिलाना चाहते हैं, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बलराज साहनी को गंभीरता से दोबारा देखना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। बहुत शुक्रिया। कैमरा जो लेंस है वो मुझे कहा करते थे, बेटे बड़ी खतरनाक चीज़ है, पकड़ लेती है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदरूनी ख्यालात को, जज्बात को, तुम्हारी रूह को पकड़ लेता है। तो पहले अगर अच्छा एक्टर बनना है तो अच्छे इंसान बनो। बलराज साहनी की एक्टिंग के बहाने तमाम लोग प्रोग्रेसिव वैल्यूज से भी जुड़े और वो जहाँ पर भी रहे वहाँ समझदारी की चीज़ें, पढ़ने लिखने की चीज़ें, उसमें उनकी एक पर्सनालिटी साफ साफ दिखती थी। मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर हम बलराज साहनी के अभिनय को देखें, जिससे कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट में उनका रोल डिफाइन होता है, हमें उनके लिखे को भी पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पे जो उनके सफ़रनामे हैं और जो सबसे ख़ास है वो है उनका भाषण जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के दीक्षांत भाषण में दिया, जो पीसी जोशी आर्काइव में सुरक्षित है। उससे पता चलता है कि आदमी कितना
सोचता समझता था और शायद इसी कारण वो वैसी एक्टिंग भी कर पाता था। आप भी वही, मैं भी वही, और हमारा लेन देन भी कोई नया नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन अपनी ट्रेड की हालत देखिए, कितने जूते वाले रातों रात पाकिस्तान भाग गए। आजकल के जो नौजवान एक्टर्स हैं वो अक्सर मुझे कहते हैं कि उनसे बड़े प्रभावित हुए, मुतासिर हुए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। वो एक मिसाल थे, अपने में एक इंस्टीट्यूशन थे। उन्होंने भी अपनी अदाकारी से निर्देशकों को निराश नहीं किया। कमोबेश ये सारी की सारी फिल्में यथार्थवादी सिनेमा का बेहतरीन नमूना है। स्वाभाविक तौर पर यथार्थवादी अभिनय इन फिल्मों की मांग था, जिस पर बलराज साहनी पूरी तरह से खरे उतरे। खुद बलराज साहनी का अपने इस यथार्थवादी अभिनय के बारे में ख्याल था, कला और साहित्य में यथार्थवाद की शिक्षा मुझे कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के दौरान मिली थी। मैंने उसके इतिहास का अध्ययन करते हुए ये बात जानी थी कि यूरोप में यथार्थवाद से पहले के युग की कला में लंबाई चौड़ाई तो होती थी मगर गहराई नहीं होती थी, जो कला का तीसरा आयाम है। रेनेसेंस कला में तीसरा आयाम लाया था। यथार्थवाद की विशेषता है कि वो कला में तीसरा आयाम लाता है। मैंने अपने स्टेज और फिल्म के अभिनय में यही तीसरा आयाम लाने का प्रयास किया है। कलाकार के लिए ये सबसे मुश्किल रास्ता है और इसी में सृजन का असली आनंद अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने एक रियलिस्टिक एक्टिंग का जो एक स्कूल उनका था, वो अपनी छाप छोड़ गए। और जो भी उनकी फिल्में हैं, अजीब बात है कि आज भी वो जब टीवी पे दिखाई जाती है तो लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना उस पुराने जमाने में किया करते थे। बलराज साहनी की अदाकारी पर अलग अलग लोगों ने खुलकर अपना नजरिया जाहिर किया है। उनके छोटे भाई साहित्यकार भीष्म साहनी की नजर में बलराज की कामयाबी का राज था कि वे किसी भी किरदार को निभाते वक्त अपना दिल ही नहीं आत्मा भी झोंक देते थे। वे अपनी पहचान को किरदार में घुला देते थे। ये इस वजह से होता था क्योंकि वे किरदार से गहरे स्तर पर जुड़ जाते थे। बलराज कहते थे कि एक्टिंग सिर्फ कला नहीं है, ये एक विज्ञान भी है। डैडी के देहांत के बाद दादा मुनि के बड़ा करीब हो गया था। मैं तेरे से एक बात कहूँ जो मैंने किसी को नहीं कही। मैं बहुत ही नाराज था क्योंकि मुझे चुना गया था 2 बीघा जमीन। बाद में पता चला कि इन्होंने इस बलराज को ले लिया। कि जब मैंने 2 बीघा जमीन देखी तो मैंने अपने आप से कहा कि ये रोल मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। अपने एक लेख जन कलाकार बलराज साहनी में कमोबेश यही बात ख्वाजा अहमद अब्बास अलग तरह से दोहराते हैं। बलराज साहनी द्वारा अभिनीत किरदार अगर प्रसिद्ध हुए तो इसलिए कि उनका अभिनय कौशल मानव व्यवहार के सहानुभूतिपूर्ण प्रेक्षण और यथार्थवाद के लिए गहरे लगाव, ब्यौरों के प्रति तथा चरित्र व व्यक्तित्व एक एक रग रेशे के प्रति आश्चर्यजनक ईमानदारी से भरा था। बलराज साहनी तो मेरे साथ थे स्टेज पर। एक दफा ऐसा हुआ कि स्टेज पे हम काम कर रहे हैं, हम दोनों बातचीत करते हैं। स्टेज पे बात करते करते मैं बोल रहा हूँ और वो चले गए। मेरा डायलॉग खत्म नहीं हुआ, उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी, और चले गए। भीष्म साहनी और ख्वाजा अहमद अब्बास की इन बातों से शायद ही कोई ना इत्तेफाकी जाहिर करे। धरती के लाल और 2 बीघा जमीन फिल्म में किसान का किरदार निभाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। धरती के लाल में अकाल पीड़ित किसान की व्यथा उनके शरीर और चेहरे पर दिखाई दे, इसके लिए बलराज साहनी ने फिल्म की पूरी शूटिंग के दौरान एक वक्त का खाना खाया। 2 बीघा ज़मीन में रिक्शा खींचने वाले के किरदार में स्वाभाविकता लाने के लिए वे रिक्शा खींचने वाले कामगारों की बस्ती में रहे और उनके तौर तरीके सीखे। यहाँ तक कि काबुलीवाला फिल्म में पठान के किरदार को जिंदा करने के वास्ते उन्होंने उनका बोलचाल और रबाब बजाना सीखा। इप्टा के नाटक आखिरी शमा में मिर्ज़ा गालिब के किरदार में रंग भरने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों से दिल्ली की उर्दू बोलने का लहजा और मुशायरा शैली में
शायरी पढ़ने का सलीका सीखा। किसी आदर्शवादी चरित्र के बजाय, और ये जो उनका यथार्थवादी रुझान है वो हम उनकी फिल्मों में उनके अभिनय से भी देखते हैं। और उन्होंने ये माना कि अपने अभिनय को बेहतर बनाने के लिए और उसको अधिक संवेदनशील बनाने के लिए हमको किसी पात्र, यानी जो एक व्यक्ति है जिसका वो चरित्र अभिनय करने जा रहे हैं या जिस कहानी का वो अभिनय करने जा रहे हैं, उसमें वे जो है अगर उसके समाज को, उसके संस्कार को, उसके समूह को वो नहीं समझेंगे, उसके इतिहास को नहीं समझेंगे, तो वो उस पात्र की संवेदनशीलता के साथ और यथार्थवादी तरीके से उसका चित्रण नहीं कर सकते। और उन्होंने अपने अभिनय के जरिए इस बात को सिद्ध किया। बलराज साहनी साहब ने कब विलन का रोल किया? कभी भी नहीं किया, क्योंकि वो अपनी इमेज के बारे में इतने परेशान रहते थे कि नहीं, मुझे अच्छा ही इंसान बनना है, और इसलिए वो एक लिमिटेड एक्टर बन के रह गए। फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास ने बलराज साहनी की अदाकारी की अजमत को बयां करते हुए अपने एक लेख जन कलाकार बलराज साहनी में लिखा है, अगर भारत में कोई ऐसा कलाकार हुआ है जो जन कलाकार का खिताब का हकदार है तो वो बलराज साहनी ही हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल भारतीय रंगमंच तथा सिनेमा को घनघोर व्यापारिकता के दमघोटू शिकंजे से बचाने के लिए और आम जन के जीवन के साथ उनके मूल जीवनदायी रिश्ते फिर से कायम करने के लिए समर्पित किए थे। बलराज साहनी कोई यथार्थ से कटे बुद्धिजीवी तथा कलाकार नहीं थे। आम आदमी से उनका गहरा परिचय, जिसका पता उनके द्वारा अभिनीत पात्रों से चलता है, स्वतंत्रता के लिए तथा सामाजिक न्याय के लिए जनता के संघर्षों में उनकी हिस्सेदारी से निकला था। बलराज साहनी एक अच्छे लेखक भी थे। अदाकारी के साथ साथ उनका लेखन भी बदस्तूर चलता रहा। साहित्य की तमाम विधाओं, कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि में उन्होंने अपने हाथ आजमाए। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी ज़बान के साथ साथ उन्होंने अपनी मातृभाषा पंजाबी में भी लेखन किया। अपनी मातृभाषा की तरफ वे खुद नहीं आए थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की संगत का ही असर था कि उन्हें भी अपनी मातृभाषा से प्यार हो गया। गुरमुखी लिपि उन्होंने बहुत बाद में सीखी। एक बार बलराज साहनी अपनी ज़बान में पारंगत हुए तो उन्होंने इसे ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बना लिया। फिल्मों की शूटिंग पर जाते तो उनके साथ टाइपराइटर भी होता। खाली वक्त का इस्तेमाल वे लेखन में करते। बलराज साहनी महान अभिनेता होने के साथ ही उस दौर के प्रतिष्ठित साहित्यकार भी थे। उनकी कहानियां उस दौर की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं विशाल भारत और हंस में छपा करती थी। उनका एक मशहूर कहानी संग्रह वसंत क्या कहेगा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था उस दौर में। उस वसंत क्या कहेगा उसकी प्रतिनिधि कहानी थी। उस कहानी को अगर आप पढ़ें तो उसमें वो गुर्जर परिवार की कहानी है और गुर्जर लड़की का, एक गुर्जर लड़की का कैसे अलहड़ता होती है, उसकी कैसा सौंदर्य होता है, उसको बलराज साहनी ने अपनी कहानी में जिस ढंग से चित्रित किया है वो अद्भुत है। उनका कहानी का शिल्प बेजोड़ हुआ करता था। कहानी का कंटेंट अद्भुत होता था। और वो एक अदीब थे, एक साहित्यकार थे। अपने आपको वो पहले अदीब और साहित्यकार समझते थे, लिटरेरी आदमी समझते थे, और बाद में अपने आप को एक्टर समझते थे। हालांकि वो उनका पहला प्यार था लिखना। पंजाब से जिन साहित्यकारों ने प्रगतिशील आंदोलन बहुत बड़ा योगदान किया था उनमें बलराज साहनी का नाम भुलाया नहीं जा सकता। बलराज साहनी ने कहानियां भी लिखी है और बलराज साहनी ने अपने संस्मरण भी लिखे हैं।
और विभिन्न समस्याओं पर आलेख भी लिखे हैं। हिंदी साहित्यकारों के नाम एक अपील 1972 में पुस्तिका के रूप में जारी हुई। उदारवादी लेखक संघ की केंद्रीय पत्रिका नया पथ के विशेषज्ञ के रूप में हिंदी उर्दू साझा संस्कृति में छपा है। 30 पृष्ठों का आलेख है। उन्होंने साहित्यकारों से अपील की, हिंदी के साहित्यकारों से भी और उर्दू के साहित्यकारों से भी। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी की जो राष्ट्रीयता थी, उस राष्ट्रीयता में सांप्रदायिकता को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। भाषिक मामले में, भाषा संबंधी मामले में खड़ी बोली को आधार बनाते हुए हिंदी उर्दू की साझा संस्कृति विकसित हुई। उन्होंने बर्तानवी सरकार की नीतियों की पोल खोली है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने साम्राज्यवाद को स्थापित करने के क्रम में और विकास के क्रम में हिंदी को नेग्लेक्ट किया और हिंदी को अरबी फारसी के शब्दों से हिंदी में योगदान को उन्होंने गलत नहीं समझा। उनकी जो अपील है 1972 में पुस्तिका के रूप में, वो आज भी प्रासंगिक है। खड़ी बोली का साहित्य हिंदी उर्दू की साझा संस्कृति है और खड़ी बोली में ही विकास हो सकता। हिंदी में उर्दू के शब्द निकालने की जो परिपाटी चल पड़ी है, उसका विरोध किया। उनकी कहानियां और लेख पंजाबी जबान की मशहूर पत्रिका प्रीत लड़ी में नियमित छपते। सच बात तो ये है कि बलराज साहनी की ज़्यादातर किताबें बुनियादी तौर पर पंजाबी ज़बान में ही लिखी गई हैं, जो बाद में अनुवाद होकर हिंदी में आईं। अब आपको एक किस्सा में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और बलराज साहनी की बातचीत का सुनाता हूँ। ये बात उस समय की है जब बलराज साहनी शांति निकेतन में हिंदी पढ़ा रहे थे और एक दिन टहलते हुए गुरुदेव ने बलराज साहनी से कहा कि तुम्हें अपनी मातृभाषा में लिखना चाहिए। बलराज साहनी साहब उसका जवाब देते हैं कि उन्होंने अभी तक जो लेखन किया है वो अधिकतर हिंदी में किया है। उसके पीछे तर्क था कि हिंदी में लिखने से हमारे सामने एक बड़ा पाठक वर्ग हमको मिल जाता है। उनके मन में कहीं न कहीं पंजाबी को लेकर के एक आग्रह था कि वो एक सीमित क्षेत्र की भाषा है। रविंद्रनाथ टैगोर इस बात का खंडन करते हैं, कहते कि ऐसा नहीं है। मैं अपनी मातृभाषा में लिखता हूँ, लेकिन मैं दुनिया की अधिकांश भाषाओं में पढ़ा जाता हूँ। ये बात बलराज साहनी साहब को उस समय समझ में नहीं आई, लेकिन जब वो गांधी जी के संपर्क में आते हैं तो गुरुदेव की बात का और गांधी जी की बात का असर कुछ यूँ होता है कि उनकी राय पंजाबी भाषा को लेकर के बदल जाती है। वसंत क्या कहेगा बलराज साहनी का पहला कहानी संग्रह है। बलराज साहनी साहब नियमित आलेख भी लिखते थे। उनके आलेखों के कई संकलन प्रकाशित हुए। बलराज साहनी ने अपनी विदेश यात्राओं को भी कलमबद्ध किया है। पाकिस्तान का सफ़र और मेरा रूसी सफ़रनामा उनके चर्चित सफ़रनामे हैं। उन्हें पुस्तक समीक्षा का भी शौक था। आरसी और रणजीत अखबार के लिए उन्होंने लगातार पुस्तक समीक्षाएं लिखी। बलराज साहनी पर बलराज साहनी जहां उनकी आत्मकथा है, तो वहीं सिनेमा के अपने तजर्बात पर उन्होंने मेरी फिल्मी आत्मकथा और सिनेमा और स्टेज किताबें लिखी। अपने अंतिम समय में वे एक उपन्यास, एक सफ़र, एक दास्तां भी लिख रहे थे, जो कि अधूरा रह गया। बलराज साहनी समग्र की भूमिका में बलराज साहनी के लेखन पर तनकीद करते हुए विश्व साहनी ने जैसे उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को ही बयां कर दिया है। खरापन, असीम उदारता, जिंदगी से गहरा जुड़ाव,
गहरी मानवीय संवेदना, विशाल दूरगामी दृष्टि, ये उनके लेखन के भी उतने ही प्रभावशाली गुण हैं जितने उनके व्यक्तित्व के, और जिस भांति आज भी उनके फिल्मी अभिनय को देखते हुए हम उनके प्रखर व्यक्तित्व और गहरे संवेदन से प्रभावित होते हैं, वैसे ही उनकी साहित्यिक रचनाओं को पढ़ते हुए भी। बलराज साहनी पंजाबी जबान के बड़े लेखक, नाटककार, गुरशरण सिंह के थिएटर ग्रुप पंजाबी कला केंद्र से भी जुड़े रहे। उनके साथ वे पंजाब के दूर दराज के अनेक गांवों तक गए। इस ग्रुप के जरिए उन्होंने अवामी थिएटर को जनता तक पहुंचाया, लोगों में जन चेतना फैलाई। सिनेमा, साहित्य और थिएटर में एक साथ काम करते हुए भी बलराज साहनी अपनी सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों के लिए समय निकाल लेते थे। सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में देशवासियों की मदद के लिए वे हमेशा आगे आगे रहते थे। बंटवारे के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सांप्रदायिकता विरोधी मुहिम का संचालन किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में जब सांप्रदायिक दंगा हुआ तो वे अपनी जान की परवाह के बिना दंगाग्रस्त इलाके में गए। उन्होंने वहां हिंदू मुस्लिम दोनों कौमों के बीच अमन और भाईचारा कायम करने का अहम तरीन काम किया। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता में उनका गहरा यकीन था और इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया। बलराज साहनी का ये मानना रहा कि कला, चाहे वो रंगकर्म हो, चाहे फिल्म हो जिसमें अभिनय, संगीत या स्थापत्य हो, या कोई भी ललित कला हो, वो मनुष्य की जो सांस्कृतिक जरूरत है, जो उसकी रुचि है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उसको बेहतर बनाने में सहायक होती है। इसलिए हमें ऐसी कलात्मक चीजों का निर्माण करना चाहिए जिससे समाज को हम ज्यादा बेहतर और परिष्कृत बना सकें। मनुष्य हिंसा और सांप्रदायिकता को छोड़कर एकता और भाईचारे का और एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व की आदतों को विकसित कर सके। बलराज साहनी एक सच्चे कलाकार थे और अपने देशवासियों से बेहद प्यार करते थे। अपने चर्चित लेख आज के साहित्यकारों से अपील में उन्होंने देशवासियों के लिए पैगाम देते हुए लिखा है, हमारा देश अनेक कौमियतों का साझा परिवार है। वो तभी उन्नति कर सकता है अगर हर कौम अपनी जगह संगठित और सचेत हो और अपनी जगह भरपूर मेहनत और उद्यम करें। जैसे हर कौम वैसे ही हर व्यक्ति समान अधिकार रखने वाला हो। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भारतीय एकता और उन्नति का संकल्प लोकवाद और समाजवाद के आधार पर ही किया जा सकता है, ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को हड़प करने का अधिकार पाले। और ये जो बुर्जुआ चीज होती है, एक बहुत बुरा शब्द था, गाली किसी को कहना कि वो बुर्जुआ है, तो उनसे नफरत थी उनको। और आर्टिफिशियल बिहेवियर वो दिखाना जो आदमी नहीं है, ही डिडंट लाइक दोस थिंग्स एट ऑल। सिनेमा, साहित्य और थिएटर के क्षेत्र में बलराज साहनी के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री के अलावा उनकी किताब मेरा रूसी सफरनामा के लिए उन्हें सोवियत नेहरू अवार्ड से नवाजा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पहले महासचिव पीसी जोशी बलराज साहनी के अजीज दोस्त थे। तकरीबन 4 दशक तक उनका और बलराज साहनी का लंबा साथ रहा। बलराज साहनी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर पीसी जोशी ने एक शानदार लेख बलराज साहनी एक समर्पित और सृजनात्मक जीवन लिखा है। बलराज साहनी की अजीमशान शख्सियत और वह जनता के बीच क्यों मकबूल थे, इस पर जोशी की बेलाग राय है। बलराज साहनी का जीवन और कृतित्व एक उद्देश्यपूर्ण और खूबसूरती से जी गई बेहतरीन जिंदगी की कहानी है। जैसे जैसे समय बीतता गया
उस शख्स के समर्पित तरीके से अंजाम दिए गए कामों का गौरवशाली रिकॉर्ड ऊंचा से ऊंचा होता गया और उनमें से हर एक काम को उसने अपनी सर्जनात्मकता से जरूर कुछ समृद्ध बनाया। उन्होंने लेखन और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो भी कार्य किया वो आम जनता की समझ में आने वाला था। इसीलिए उनका रचनात्मक कार्य जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। कुछ भी हो जाए, चाहे शूटिंग हो चाहे शूटिंग ना हो, यहाँ हो या कहीं दूसरी जगह हो, उनका टाइपराइटर हमेशा साथ में जाता था और मुसलसल हर रोज बाकायदा वो 4-5 घंटे तो जरूर लिखते थे। 13 अप्रैल 1973 को बलराज साहनी को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जो उनकी जिंदगी के लिए बेहद घातक साबित हुआ और वे इस दुनिया से हमेशा के लिए जुदा हो गए। उस वक्त उनकी उम्र महज 60 साल की थी। बलराज साहनी को जितनी भी जिंदगी मिली, उन्होंने उसे भरपूर जिया। उनकी जिंदगी बामकसद और खूबसूरती से जी गई बेहतरीन जिंदगी थी। बलराज साहनी के निधन पर कॉमरेड पीसी जोशी ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि इन अल्फाज में दी है। बलराज साहनी का जीवन और उसका कार्य तमाम प्रगतिशील व समाजवादी बुद्धिजीवियों के लिए और उनसे भी बढ़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे ऐतिहासिक रूप से प्रगतिशील संगठनों के लिए तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है और उसका दुखद अंत हम सब के लिए एक सबक है। कुदरतन बहुत ही नरम दिल किस्म के सेंसिटिव इंसान थे। बच्चों से उनको बहुत प्यार था और चूंकि मैं उनसे काफी दिन दूर रहा, पहले लंदन चले गए थे जब बहुत छोटा था, इसलिए उनको छोटी छोटी हमारा जो खुशहाली के बारे में बहुत सोचा करते थे कि भाई बच्चे खुश रहें। दोस्तों, ये रही डॉक्यूमेंट्री जन कलाकार बलराज साहनी पर। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ साझा करिएगा। चाहे तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके ज्वाइन करने से हमें हौसला मिलता है। हम आपके लिए इसी तरह के डॉक्यूमेंट्री लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।